हेलो फ्रेंड्स। मुंबई से एक ऐसी घिनौनी न्यूज सामने आई है जो दिल्ली के आफताब श्रद्धा केस से भी ज्यादा खौफनाक है। 7 जून 2023 को ठाणे पुलिस को एक कॉल आता है कि मीरा रोड के एक फ्लैट से बहुत बदबू आ रही है। पुलिस जब वहां अपनी टीम के साथ पहुंचकर रेड करती है, तब वहां की किचन में एक टब, 2 प्लास्टिक की बाल्टी, एक तवा, एक स्टोव, 2 स्टील के चम्मच और कुछ बॉडी पार्ट्स के टुकड़े मिलते हैं। ये बॉडी पार्ट्स किसके थे और वहां क्या हुआ था? चलिए, मैं आपको इस बेहद घिनौने केस के बारे में बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको इस केस की सारी डिटेल्स बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये केस बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दिल कमजोर है, तो आप प्लीज इसे ना सुने। जब नवंबर 2022 में आफताब और श्रद्धा का केस सामने आया, तो हमें लगा था कि इससे भयानक मर्डर नहीं हो सकता। फिर लगभग 2 हफ्ते पहले 28 मई को साक्षी का केस सामने आया, तब लगा कि ये बेरहमी की हद है। इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता। पर अब मुंबई से एक न्यूज आई है। ये न्यूज मुंबई के मीरा रोड की है। वहां पर एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। इसी सोसाइटी के 7th फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं, 701, 702, 703 और 704। फ्लैट नंबर 701, 702 और 703 में रहने वाली फैमिलीज एक दूसरे को जानती थीं और उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। लेकिन फ्लैट नंबर 704 में 2 अनजान लोग रहते थे, जो कि अपने फ्लोर पर रहने वाली किसी भी फैमिली से कोई मतलब नहीं रखते थे। फ्लैट 704 मनोज साने के नाम पर था। उसकी उम्र 56 साल थी और वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट था। उसके साथ एक लेडी भी रहती थी। बिल्डिंग में सबको यही लगता था कि ये दोनों एक कपल हैं। उनके बारे में इससे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि ये लोग किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे। यहाँ तक कि वो सोसाइटी के फंक्शंस में भी शामिल नहीं होते थे, इसलिए कोई उन्हें ज्यादा नहीं जानता था। 5 जून को इस फ्लोर पर रहने वाले लोगों को अचानक तेज बदबू आने लगती है। जब बदबू आई, तब लोगों को लगा कि शायद कोई चूहा मर गया है। जिनको सबसे ज्यादा बदबू आ रही थी, वो थी फ्लैट नंबर 703 में रहने वाली श्रीवास्तव फैमिली। फ्लैट 703 बिल्कुल फ्लैट 704 के बगल में था। श्रीवास्तव जी के बेटे सुमेश को पहले दिन लगा कि शायद कोई चूहा मर गया है और इसी वजह से बदबू आ रही है। इसके बाद सुमेश ने 701 और 702 फ्लैट नंबर में रहने वालों से बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी बदबू आ रही है। उन्होंने अपने अपने घर में तलाशी ली और साफ सफाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर इन लोगों को लगा कि शायद बदबू छत से आ रही होगी, इसलिए वो छत पर गए और चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मंडे से अब ट्यूसडे हो गया और बदबू बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था। इन लोगों को बदबू लेट नाइट ज्यादा आती थी। सुमेश को मंडे से ही शक था कि किसी ने किसी को मार कर तो नहीं फेंक दिया, क्योंकि श्रद्धा और आफताब का केस इतना वायरल हुआ था कि टीवी पर उन्होंने भी ये न्यूज देखी थी। अब वेडनेसडे आ गया और बदबू अब और भी ज्यादा आ रही थी, बिल्कुल ही अनबेरेबल हो गई थी। तब सुमेश को लगा कि 3 दिन हो गए हैं, अगर फ्लोर के किसी फ्लैट में से आ रही होती तो अब तक आनी बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सबने क्लीनिंग की थी। फिर सोमेश को डाउट होने लगता है। तब वो 704 का दरवाजा नॉक करता है। तब वहां पे बदबू बहुत तेज थी। उसे पहली बार में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो दोबारा नॉक करता है, तब उसे वहां पर एयर फ्रेशनर की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। इस बार मनोज डोर खोलता है तो सुमेश कहता है कि अंकल, आपके घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, चेक कर लीजिए, कहीं कोई जानवर तो नहीं मार गया। इस पर मनोज कहता है, मेरी अभी मीटिंग है, मैं इवनिंग में आकर चेक करता हूँ। अब सुमेश का डाउट और भी बढ़ जाता है। अब सुमेश बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बताता है कि फ्लैट नंबर 704 से बदबू आ रही है और मुझे डाउट है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को भी लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फ्लैट से बदबू आ रही थी। फिर वो पड़ोसियों के साथ 7th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां पर दरवाजे पर ताला लगा था। जैसे ही पुलिस ताला तोड़कर अंदर जाती है, उन्हें बहुत तेज बदबू आती है। बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि कुछ लोगों ने उल्टियां तक कर दी। हर एक के दिमाग में आफताब श्रद्धा वाला केस था, इसलिए जब सभी फ्लैट में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले फ्रिज चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेली यूज की चीजें थीं। उन्होंने सोचा कि शायद वो गलत हो सकते हैं। फिर वो बेडरूम में गए, जहां पर खून के निशान या कोई और ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई शक हो। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग रूम को भी चेक किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था, पर बदबू अब भी आ रही थी। फिर पुलिस किचन में जाती है, तब सबको पता चलता है कि सबसे ज्यादा बदबू वहीं से आ रही है। उसके बाद सभी ने अपने मुंह पर रुमाल रखा और जमीन पर रखी हुई चीजों को गौर से देखना शुरू किया। किचन में 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब देखे, जिनमें पानी था और टब में छोटे छोटे टुकड़े भी थे। उन्होंने देखा कि पानी का रंग अजीब है और वो टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मांस के टुकड़े हों।
इसके बाद उन्होंने एक स्टोव के ऊपर रखे तवे पर ध्यान दिया, जिस पर मांस रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मांस को भूना गया है। देखकर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो टुकड़े किस चीज के हैं। उसके बाद वो टब देखते हैं जिसमें उन्हें इंसान के पैर जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। उन्होंने एक कुकर भी देखा, फिर उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर भी मांस के उबले हुए टुकड़े थे। अब सबको समझ आ गया कि ये मामला क्या है। पुलिस फ्लैट की दोबारा से तलाशी लेती है तो उन्हें वहां एक कोने में कटी हुई चुटिया पड़ी मिलती है। इससे अंदाजा हो गया कि ये किसी औरत की चुटिया है जो कि पूरी काट दी गई है। बिल्डिंग के नीचे अब मनोज पहुंच चुका था और वो इस बात से बेखबर था कि उसके फ्लैट में पुलिस है। मनोज लिफ्ट की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पुलिस की गाड़ियों पर पड़ जाती है। अब वो वापस छुपकर भागने लगता है, लेकिन वहां की सोसाइटी के लोगों को सब पता चल जाता है कि फ्लैट नंबर 704 में क्या हुआ है। मनोज पुलिस को देखकर भाग रहा था, तभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस अब मनोज को अपने साथ लेकर उसके फ्लैट पर पहुंची और फिर मनोज को सब कुछ दिखाया गया। उस फ्लैट में एक दीवार पर एक बोर्ड था, जैसा कि क्लासरूम में होता है। उस पर मैथ के क्वेश्चंस लिखे हुए थे। पुलिस ने मनोज को हर चीज को दिखा दिखाकर पूछताछ शुरू कर दी। फॉरेंसिक्स की टीम आई। उन्होंने सारी चीजों को प्रेशर कुकर से लेकर चम्मच तक सब कुछ समेटा और जांच के लिए ले गए। इधर मनोज से पूछताछ शुरू हो चुकी थी। अब मनोज ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मैं यहाँ सरस्वती वैद्य नाम की एक महिला के साथ रहता था, जिसकी एज 34 साल है, और हम दोनों में हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा होता रहता था। वो मुझ पर डाउट करती थी कि मेरा बाहर अफेयर चल रहा है। वो शायद इस वजह से परेशान थी, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। तो पुलिस ने कहा, अच्छा तो तुमने इसे मारा नहीं है, तो फिर लाश के इतने टुकड़े क्यों किए? तब वो बोलता है, जब मैं घर पहुंचा और देखा कि उसने जहर पीकर सुसाइड कर ली है, तो मैं डर गया था कि उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे माना जाएगा और पुलिस मुझे अंदर कर देगी। इसलिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने ये सब किया। 7th फ्लोर से लिफ्ट से बॉडी को नीचे ले जाने में पकड़े जाने का खतरा था, तो मैं वो कर नहीं सकता था। मुझे आफताब और श्रद्धा की कहानी पता थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाश के टुकड़े करूंगा। टुकड़े करने के लिए वो मार्केट से टूल्स लेकर आता है। उसमें नीलगिरी तेल की 5 छोटी बोतल थी, एक टाइल कटर था, एक हथौड़ा था, एक वुड कटर और प्लास्टिक की 2 बाल्टी थी। अब वो लाश को टूल्स से काटना शुरू करता है। उसने बताया कि काटने के बाद उसे फिर लगा कि इससे बदबू आएगी, तो उसने टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया। जो बॉडी पार्ट उबलता जाता, फिर उसको तवे पर रोस्ट करता था, जिससे बिल्कुल ही स्मेल खत्म हो जाए, और बाकी जो उबले हुए पार्ट्स थे उनको बाल्टी में रखता था। उसने बताया कि कुछ टुकड़े वो रोज प्लास्टिक की थैली में लेकर बाहर जाता और कुत्तों के आगे फेंक देता था। उसका कहना था कि उसने सरस्वती को नहीं मारा, पर डर की वजह से उसकी लाश के टुकड़े उसी ने किए हैं। पुलिस को उसकी इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कोर्ट से 16 जून तक उसकी हिरासत मांगी। मनोज से अब दोबारा से पूछताछ की गई। अब उसने थोड़ा थोड़ा सच बोलना स्टार्ट किया। इस बार उसने बताया कि वो अहमदनगर से है और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट है। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, लेकिन 10-15 साल पहले माँ और बाप दोनों की मौत हो गई थी। बोरीवली में इसका अपना फ्लैट था और वहीं रहा करता था। इसने बताया कि इसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और इलाज के टाइम पर उसे ब्लड चढ़ाया गया था। उसके बाद वो बीमार रहने लगा और जब उसने चेकअप कराया तब उसे पता चला वो HIV पॉजिटिव है। मनोज का कहना है कि हॉस्पिटल वालों ने उसे जो ब्लड चढ़ाया था वो HIV से इन्फेक्टेड था। उसका कहना है कि इसलिए उसको HIV हो गया था। अब वो दवा खाता था और राशन की दुकान में 5,000 की नौकरी करता था। मनोज ने बताया कि 2008 में राशन की दुकान में इसकी मुलाकात सरस्वती से हुई थी। बातचीत से पता चला कि सरस्वती भी अहमदनगर से थी और ये भी अहमदनगर का था। एक ही इलाके से होने की वजह से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। उस टाइम सरस्वती की एज होगी 19 साल और मनोज की एज 41 थी। सरस्वती की 4 बहनें थीं और वो अहमदनगर की रहने वाली थीं। लेकिन माँ बाप अलग रहते थे और 5 बेटियां माँ के साथ ही रहती थीं। फिर माँ की डेथ हो गई और उसके के बाद 5 बहनें वहीं अहमदनगर के जानकी बाई आप्टे अनाथाश्रम में जाकर रहने लगती हैं। इसके बाद 2008 में सरस्वती मुंबई आ जाती है और यहाँ बोरीवली में उसकी मुलाकात मनोज से होती है। दोनों में प्यार हो जाता है और फिर वो मनोज के साथ रहने लगती है। मनोज कुछ सालों बाद अपना बोरीवली वाला फ्लैट 35,000 महीने पर किराए पर चढ़ा देता है और फिर वो दोनों शिफ्ट हो जाते हैं मीरा रोड एरिया में 1-2 कमरों के फ्लैट नंबर 704 में। दोनों की ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, लेकिन पिछले महीने 29 मई को इसकी राशन की दुकान की नौकरी चली जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है। अब उसकी सरस्वती से ज्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है
और सरस्वती को ये भी डाउट था कि वो जब भी लेट आता था तो उसे लगता था कि मनोज का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मनोज ने बताया कि इन्होंने मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से शादी की हुई थी। शादी की बात बस सरस्वती की चारों बहनों को पता थी। सरस्वती बीच बीच में अहमदनगर के उस अनाथ आश्रम में भी जाती थी जहां पर वो पहले रहती थी। वहां रह रहे बच्चों के लिए वो गिफ्ट्स लेकर जाती थी। मनोज के पास अपनी एक कार थी और वो दोनों इसी कार से आश्रम जाते थे। और जब आश्रम के लोग पूछते थे कि ये कौन है तो वो मनोज को अपना मामा बताती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे कि इतना एज गैप है, कहीं पैसों के लिए तो मनोज से शादी नहीं की। उसने बताया कि अब सरस्वती पढ़ना चाहती थी। जब वो अनाथ आश्रम से मुंबई आई तब उसने 10वीं के एग्जाम दिए थे और वो फेल हो गई थी, तो मनोज ने कहा वो उसे पढ़ने में हेल्प करेगा। मनोज ठीक ठाक पढ़ा लिखा था। उसने घर में एक बोर्ड लगाया जिस पर वो सरस्वती को मैथ पढ़ाता था। इसलिए जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो दीवार पर लगे इस बोर्ड पर मैथ के क्वेश्चंस लिखे हुए थे। मनोज का कहना है कि वो बेरोजगार हो गया था, पैसे की किल्लत हो रही थी और इधर सरस्वती उस पर डाउट भी करती थी। इन सब रीजन से दोनों में झगड़े ज्यादा हो रहे थे और इन झगड़ों की वजह से फिर उसने जहर पीकर सुइसाइड कर ली। लेकिन पुलिस को मनोज की इन बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए पुलिस ने इस बार सख्ती से पूछा तो उसने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और अब माना कि उसने सरस्वती को चाकू मारा था और चाकू से सरस्वती की जान गई है। लेकिन मनोज बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। एक एंगल से देखा जाए तो ये एक ओपन एंड शट केस है। पुलिस की हिरासत में प्राइम सस्पेक्ट है। सरस्वती की बॉडी के 35 टुकड़े भी मिले हैं। पुलिस को यह भी पता है कि मर्डर कहाँ हुआ। यहाँ तक कि सरस्वती की बहनों के डीएनए से मनोज के घर से मिले बॉडी पार्ट्स का डीएनए मैच भी हो गया है, जिससे यह साबित होता है कि वो पार्ट्स सरस्वती की बॉडी के ही हैं। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी पुलिस के सामने मनोज ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसी ने सरस्वती को मारा है। ना ही पुलिस ये पता कर पा रही है कि मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था। इसीलिए ये केस जितना सीधा दिखता है, पुलिस के लिए उतना ही मुश्किल है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ तो उसने ये बताया कि वो HIV पेशेंट होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, और दूसरी तरफ उसने ये भी बताया कि वो एक सेक्स मैनियक है। पुलिस को उसके फोन की ब्राउजर हिस्ट्री से पता चला है कि वो कई तरह की एडल्ट साइट्स फ्रीक्वेंटली विजिट करता था। उसने बहुत सारी एडल्ट साइट्स के नाम अपनी डायरी में भी लिखे हुए थे। ये दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, इसलिए पुलिस उसके स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं कर रही है। मनोज ने यह भी एडमिट किया है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। पुलिस को एक और बात पता चली है कि जो इलेक्ट्रिक कटर वो बॉडी के टुकड़े करने के लिए खरीद कर लाया था, वो हड्डियों के टुकड़े करते टाइम खराब भी हो गया था। लेकिन मनोज ने बहुत ही चालाकी से उसको पहले ऐसे साफ किया कि पता ही नहीं चल सके कि उससे एक ह्यूमन बॉडी को काटा गया है। उसने बहुत ही बारीकी से इस कटर को साफ किया और फिर जिस दुकान से उसको खरीद कर लाया था वहीं से उसको रिपेयर करा कर लाया, और फिर उसने इसी कटर से सरस्वती की बॉडी के बाकी टुकड़े किए। अब पुलिस को एक तो ये पता करना है कि सरस्वती के मर्डर की वजह क्या रही, और दूसरा ये कि पुलिस कैसे साबित करे कि ये मर्डर है या सुइसाइड। पर अब इन दोनों में से कुछ भी साबित कैसे होगा? अगर सरस्वती ने सुइसाइड किया है तो विसरा रिपोर्ट से पता चल सकता है कि उसके पेट में जहर है कि नहीं, और अगर उसको मनोज ने चाकू मारा है तो उसकी बॉडी के घाव से पता चल जाएगा कि उसकी मौत चाकू की वजह से हुई है। पर ये दोनों ही बातें साबित करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरस्वती की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला जा चुका है, तवे पर भूना भी जा चुका है। कुछ टुकड़ों को या तो कुत्तों को खिला दिया गया है या फ्लश कर दिया गया है। तो ऐसे केस में कैसे पता चलेगा कि चाकू के निशान बॉडी पर कहां पर हैं, और पेट की थैली का विसरा अब सलामत रहा भी है, या वो पार्ट्स भी उबालकर मनोज ने कुत्तों को खिला दिया है, क्योंकि अब बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ही नहीं रहे हैं। अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि विसरा कहां से मिलेगा और चाकू के घाव कहां से मिलेंगे। ये बहुत ही अजीब, घिनौना और पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल केस है। पुलिस को कोर्ट में कुछ भी साबित करने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है, और यहाँ वो मिल पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि एविडेंस को पूरी तरह से या तो डैमेज कर दिया गया है या फिर एविडेंस के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं। मनोज आफ्ताब पूनावाला से भी ज्यादा शातिर है। उसने सरस्वती के टुकड़े टुकड़े करके उबाला भी और भूना भी, जिससे पुलिस कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाए। किसी को मारकर उसका इतना भयानक हश्र करने का मामला पहले कभी देखने को नहीं मिला। मनोज ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने ही सरस्वती की बॉडी के टुकड़े किए हैं, पर उसने कहा है कि उसने सरस्वती का मर्डर नहीं किया है। इस पर आपके ओपिनियंस क्या हैं? प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सपोर्ट मुझे आगे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देगा। अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। मिलूंगी आपसे जल्द ही अगले वीडियो में।